क्लास 10 सोशल साइंस के अंतर्गत स्टूडेंट ध्यान दें। जैसा कि क्रमशः हम आपके लिए जो हमारा चैप्टर लेसन चल रहा है उसी के अंतर्गत आगे के क्रम में अब आज हम आपको बताएंगे न्यायपालिका उच्च न्यायालय। जिस प्रकार केंद्र के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, उसी प्रकार राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार के अंगों के रूप में उच्च न्यायालय, न्यायपालिका के रूप में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे। और विद्यार्थियों, ये हमारा संबंधित चैप्टर का लेसन का पार्ट 13 है। 13 पार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आपके पास वीडियो जा रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें संबंधित हेडिंग टॉपिक से बताई गई हैं। उसी के अंतर्गत आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि राज्य सरकार के अंतर्गत तीसरे अंग के रूप में जो न्यायपालिका है वो उच्च न्यायालय, क्योंकि राज्यों में उच्च न्यायालय के रूप में न्यायपालिका कार्य करती है। मीन्स हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से न्यायपालिका उच्च न्यायालय के रूप में किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बनाई गई है, व्यवस्था की गई है, उसी का आज हम सारगर्भित रूप से अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो देखें, संविधान के अनुसार संघ या देश के प्रत्येक राज्य में, यानी देश के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। पर संविधान के 24वें संशोधन में इस बात को भी जोड़ा गया है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति कारण बनता है तो दो राज्यों के बीच एक हाई कोर्ट यानी एक उच्च न्यायालय के रूप में न्यायपालिका हो सकती है। तो ऐसी भी व्यवस्था की गई है। हमारे मध्य प्रदेश राज्य में उदाहरण के रूप में यदि देखें तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में जो उच्च न्यायालय है स्थित जबलपुर, ये देख सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में स्थित है और इसकी 2 खंडपीठ है। सुविधा की दृष्टि से, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसकी 2 खंडपीठ बनाई गई हैं, जो इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था की गई है। अब आगे क्रम में देखें, उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन माने किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था के रूप में इसका गठन किया जाता है। तो इसके अंदर पॉइंट आउट देख सकते हैं। उच्च न्यायालय के गठन के रूप में नंबर 1, न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के अनुसार की जाती है। यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श सलाह से राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ऐसी व्यवस्था संवैधानिक है। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है यदि ऐसी जरूरत पड़ती है। इसके लिए राज्यपाल जो है अपनी अनुशंसा कर सकते हैं। तो ये था न्यायाधीशों की संख्या। अब आगे देखें, कार्य एवं वेतन। कार्य एवं वेतन की क्या व्यवस्था होती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी 62 वर्ष की आयु तक पद पर कार्य कर सकते हैं या इच्छानुसार स्वयं यदि चाहे किसी कारणवश तो वह अपने पद को छोड़ सकते हैं, त्याग पत्र
दे सकते हैं। वेतन व भत्ते क्या होंगे, तो इसके लिए देश की संसद जो भी निर्धारण करती है, निश्चित करती है, न्यायाधीशों के, मुख्य न्यायाधीशों के, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण जो है देश की संसद करती है। अब आगे क्रम में देखें योग्यताएं। तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 62 वर्ष से कम हो, क्योंकि अधिकतम उम्र कार्य की पद पर 62 वर्ष, तो उससे कम हो। किसी जिला सत्र न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर चुका हो, ऐसा कोई भी कानूनविद जानकार इस पद को सुशोभित करता है, इस पद में आसीन होता है और वह अपना कार्य जो है एक न्यायपालिका के रूप में उसका निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायपालिका के अंदर ये व्यवस्था की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य, माने उच्च न्यायालय किस प्रकार से अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना कार्य संपादित करता है। तो देख सकते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकारों से संबंधित यदि विवाद है, अपीली क्षेत्राधिकार और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, ये प्रमुख है कार्यों के रूप में शक्ति प्राप्त होती हैं। उसी के अनुरूप जो है न्यायाधीश अपना कार्य करते हैं, यानी उच्च न्यायालय अपना कार्य करती है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान से संबंधित यदि विवाद है तो उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि किसी फैसले को चुनौती पूर्वक उच्चतम न्यायालयों में अपील किए जाने की अनुमति उच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य तक है। अब यदि किसी पक्ष को लेकर या किसी निर्णय को लेकर कोई सहमत नहीं है तो वह अपनी अपील जो है या राज्य उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में दे सकता है। साथ ही अपने अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी प्रकार का यदि प्रकरण आता है तो उसकी व्याख्या से संबंधित कोई बिंदु या प्रकरण है तो उच्च न्यायालय अपने यहाँ मंगाकर और उसका निर्णय कर सकता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। आगे मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, राज्य के अंदर जो भी नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, जनता है, उससे संबंधित यदि उसके मूल अधिकारों के प्रति कोई हनन का मामला आया है तो उसके प्रकरण को भी उच्च न्यायालय जो है निपटाता है, उसकी प्रक्रिया पूरी करके अपना निर्णय प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ अपीली क्षेत्राधिकार का भी शक्ति अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है, यानी राज्य उच्च न्यायालय के पास यदि निचली अदालत से कोई मामला आता है, अपील आती है, तो उसका भी निर्णय उच्च न्यायालय ही करता है। तो इस प्रकार से मामले, दीवानी मामले भी हो सकते हैं, फौजदारी भी हो सकते हैं, सिविल केस एंड क्रिमिनल केस। तो इस प्रकार से ये सभी प्रकरण जो हैं राज्य उच्च न्यायालय न्यायपालिका के रूप में अपीली अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ प्रशासकीय क्षेत्र अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है, यानी जो निचली अदालतें होंगी, जिला सत्र न्यायालय होंगी, सेशन जज होंगे, उनके प्रकरण को भी उच्च न्यायालय ही दर्ज करता है और उसके अनुसार जो है अपना निर्णय देता है। तो इस प्रकार से अभिलेख भी प्रस्तुत करता है और विधिवत उसका रिकॉर्ड रखते हुए उसका वाचन भी और प्रकाशन भी कर सकता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विद्यार्थियों, राज्य उच्च न्यायालय के अंदर न्यायपालिका के इस प्रकार से कार्य एवं शक्तियां जो हैं प्राप्त हैं।
तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि राज्य उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की भांति ही कार्य करता है, बशर्ते इसके निर्णय जो हैं अपने राज्य तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रकरण जो हैं राज्य उच्च न्यायालय से गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अंतिम निर्णय वहां से होता है। तो कोई भी मामले हैं क्रमशः निचली अदालत से होते हुए हाई कोर्ट जाएगा, उच्च न्यायालय जाएगा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर प्रकरण जो हैं आगे जाते हैं और ऐसे मामले निर्णित किए जाते हैं। मामले जो हैं दो प्रकार के, दीवानी और फौजदारी मामले। जमीन जायदाद भू संपत्ति आदि से संबंधित दीवानी मामले आते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर आते हैं। फौजदारी यानी क्रिमिनल केस, इसके अंतर्गत चोरी डकैती मारपीट हत्या का प्रयास जैसे जो भी ऐसे मामले हैं वो फौजदारी मामलों मुकदमों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके लिए ये जानकारी आपके विषय वस्तु के आधार पर बताई गई, संक्षिप्त ढंग से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया। हमें आशा उम्मीद और विश्वास है कि आप इसे YouTube वीडियो आदि के माध्यम से आप इसे जानेंगे समझेंगे, तो यही आपके लिए आगे लाभदायक होगा। अब हम अगले क्लासेस वीडियो के अंदर पाठ से संबंधित जो तीसरे प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में जो क्रम आ रहा है उसका अध्ययन करेंगे, स्थानीय प्रशासन।